नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी दलों ने चुनावी तैयारियों को रफ्तार दे दी है। हालांकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी के 4 तो कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी बाकी है। चर्चा चुनावी हलचल को लेकर होगी, बात चुनावी तैयारियों को लेकर होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी शंखनाद के साथ ही हरियाणा भी चुनावी मोड पर आ गया है। सभी दलों के नेता एक्टिव हैं। बीजेपी जहां 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है तो 4 को लेकर अभी मंथन मंत्रणाओं का दौर जारी है। ऐसे में बीजेपी चुनावी प्रचार को रफ्तार दे रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करनाल के घरोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। करनाल से बीजेपी उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए चुनावी प्रचार करने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने बीजेपी की जीत का दावा किया तो विरोधी दलों को निशाने पर लिया है। मनोहर लाल जी ने का जो व्यक्तित्व इस प्रदेश के लिए उभर के आया, किस तरह से उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाया, सुचिता की ओर बढ़ाया, किस तरह गरीब आदमी को उसका हक दिलवाया। सबसे बड़ी बात, करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम मनोहर लाल जी को लेकर इसके अंदर जाएंगे। हमारे यहाँ ना कोई बदला जाता है, ना किसी को लाया जाता है, ये दायित्व है। आज संजय भाटिया के पास जो दायित्व है, कल वो भटला जी के पास हो सकता है, परसों ब्रिज गुप्ता जी के पास हो सकता है आज जो दायित्व राणा जी के पास है, कल किसी और के पास हो सकता है। हमारे यहाँ दायित्व परिवर्तन होता है, लेकिन दायित्व परिवर्तन होते समय जो खुशी होती है चेहरे के ऊपर, वो आप मनोहर लाल जी के चेहरे पे आपने देखी होगी। और इनके यहाँ पर दायित्व परिवर्तन हो जाए तो एक दूसरे के सिर फूटते हैं। इनके यहाँ दायित्व परिवर्तन हो जाए तो पार्टी हाईकमान को ब्लैकमेलिंग होती है। 10 बार तो हुड्डा साहब पार्टी छोड़ने के धमका चुके हैं। अगर आपने मेरे बेटे को ये ना करा, मेरा ना करा, तो मैं अपनी अलग पार्टी। वहीं कांग्रेस आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस ने अभी हरियाणा में कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। कांग्रेस नेता जल्द उम्मीदवारों के ऐलान की बात कह रही है। हमारा जो हरियाणा का 6th फेज में है, 25 मई को है। और मुझे लगता है कि जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के, अभी मैं चेयरमैन से मिला था भगत चरण दास जी से, वो कह रहे हैं अभी दो दिन और लगेंगे। पहले स्क्रीनिंग कमेटी जो पैनल है उसमें कुछ लोगों को और बाहर निकालेंगे और फाइनल जो जब पैनल बन जाएगा फिर सीईसी की जो अगली मीटिंग होगी उसमें रखा जाएगा। कल मुझे लगता नहीं है कि हरियाणा के बारे में कोई विचार विमर्श हो सकता है। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जहाँ तक मेरे को अपनी जो ज्ञात हुआ है कि अभी कल की मीटिंग में शायद हमारा एजेंडा ना रहे। को लेके हर सीट पर चर्चा हुई है और तैयारी बहुत जबरदस्त है। सभी समीकरण को ध्यान में रखा गया है और बीजेपी से बेहतर कैसे कर सकते हैं उस पर बार बार चर्चाएं हो रही है। और हरियाणा में कांग्रेस बहुत अच्छा इसलिए करेगी, हरियाणा में सरकार से लोग परेशान हैं, किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं और बेरोजगार नौजवानों की विद्रोह जैसे परिस्थिति है। सरकार भ्रष्ट भी है, तो इसमें ये सब की जान करके इन्होंने 11th आवर में इलेक्शन से पहले सरकार का मुख्यमंत्री वगैरह बदलने का, जो स्ट्रक्चर बदलने का कोशिश किया है। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी का स्थिति बहुत कमजोर है। जाहिर है चुनावी काउंटडाउन शुरू हो गया है। अभी उम्मीदवारों के नामों को लेकर तस्वीर साफ होना बाकी है। हालांकि सभी दल जीत की दावेदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ही ये साफ हो पाएगा किस दल के दावे में कितना दम है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। हरियाणा को लेकर भी सभी दल लगातार चर्चा कर रहे हैं। मंथन मंत्रणाओं का दौर शिखर पर है। किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है उम्मीदवारों का। चूंकि 6 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है तो कांग्रेस का अभी इंतजार बाकी है। इनेलो की ओर से भी अभय चौटाला को कुरुक्षेत्र में मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा हम कर लेते हैं चुनावी हलचल को लेकर। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल बत्रा हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजवंत डहीनवाल प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी जुड़ गए हैं और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत यशपाल बत्रा जी आपसे। 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है।
कोर कमेटी की बैठक भी दिल्ली में है, तो क्या हम मानकर चलें कि बाकी जो 4 उम्मीदवार अभी बचे हैं उनका भी जल्द ही ऐलान कर सकती है पार्टी? देखिए ज्योति, कुछ समय के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कुछ ज्यादा समय भी नहीं रहेगा। अब कुछ दिनों के अंदर 4 जो बची लोकसभा की सीटें हैं उसके भी कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। और जैसे 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीती थी, इस बार भी वही रिकॉर्ड कायम रहेगा, 10 की 10 सीटें रहेंगी। और जो देश का एक मोदी जी ने जो एक देश के अंदर एक अब की बार 400 पार का नारा जो दिया है, तो हम सब कार्यकर्ता मिलके उनकी सोच को आगे बढ़ाएंगे और 400 पार करने की हमारा टारगेट है। हम सब मिलकर 400 पे काम कर रहे हैं। जी बजरंग दास जी, आप लोगों के पास क्या तोड़ है या फिर कह लें कि क्या फॉर्मूला के बीजेपी को टारगेट 10 पर पहुंचने से रोकने का? ये तो कह रहे हैं पिछली बार वाला ही प्रदर्शन हम रिपीट करेंगे हरियाणा में। देखिए ज्योति जी, हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी तो मुंगेरी लाल के सपने देखती है। सपने देखने में इन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया, अच्छी बात है, ये सपने में ही रहे। जिस प्रकार 2019 के अंदर कहते थे ना, अब की बार 75 पार 40 में अटक गए, और मैं कहता हूं ये कहते हैं अब की बार 400 पार। ये 600 पार बोल दे कौन रोक पाएगा? 600 पार बोल दो, ये 100 पर टकने वाले हैं ज्योति जी, ऐसी हालात है। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। मैदान के अंदर हमारा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता फील्ड के अंदर लगा हुआ है, पूरी तरह से जुटा हुआ है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहेगा। यहां तक कि आपने देखा आज क्या हालात है हरियाणा के अंदर। आज हरियाणा के अंदर अनेकों मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, खराब कानून व्यवस्था है, दिन दहाड़े दुकानों के ऊपर फाइलिंग करके अपराधियों द्वारा फरोख्ती ली जा रही है, मंथली ली जा रही है, प्रॉपर्टी आईडी का मामला है, मतलब पोर्टल का मामला है, मतलब यहां तक कि जर्जर हालत में स्कूल का मामला है, ना चिकित्सा मिल रही है, ना अच्छी शिक्षा मिल रही है, भ्रष्टाचार का मामला है। एक नया रिकॉर्ड केंद्र सरकार ने और तोड़ दिया, मोदी सरकार ने कहा कि नया सिस्टम बना दिया, माल लाओ और काम ले जाओ। आपने देखा चुनावी बॉन्ड के नाम के ऊपर इन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा ईडी के दबाव में, सीबीआई के दबाव में बड़ी बड़ी कंपनियों से लिया। यहां तक कि 30 ऐसी कंपनियां हैं जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई की गई और 10 दिन बाद उनसे चंदा वसूला गया, मोटा चंदा वसूला गया। ये स्थिति तो इनकी आज देश के अंदर बनी हुई है। ये पूरी भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई सरकार है। आपने देखा ज्योति जी क्या कहते थे, ये कहते काला धन विदेशों से लाएंगे। काला धन तो विदेशों से नहीं लाए, काला धन वालों से चंदा वसूली का काम भारतीय जनता पार्टी ने जरूर करने का काम किया है। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी से किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी, हर वर्ग का नागरिक दुखी है। ज्योति जी मुक्ति चाहता है और मैं दावे के साथ कहता हूं 10 की 10 सीटें लोग अपनी इंडिया गठबंधन हरियाणा में जीतेंगे और साथ ही हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इनसे कोई बात कर लो ना, तो ये महंगाई पे बात करेंगे, ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना अग्निवीर पे बात करेंगे, ना खराब कानून व्यवस्था पे बात करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी का मामला है, दुनिया लाइन में लगी हुई है, पोर्टल खेलते हैं, ना तो पोर्टल चलता है, आड़ती भी दुखी, व्यापारी भी दुखी, ना किसान को फसल के पूरे दाम मिल रहे हैं। 750 किसान इनके राज के अंदर शहीद हो गए। आपके सामने किसानों पर लाठीचार्ज, कर्मचारी पर लाठीचार्ज, छात्रों पर लाठीचार्ज, यहाँ तक कि हर व्यक्ति को ऊपर आंगनबाड़ी महिलाओं पर लाठीचार्ज। तो आप ये कह रहे हैं कि हर एक वर्ग परेशान है, हर एक वर्ग परेशान है, इसलिए आप लोग जीतने वाले हैं। लेकिन आप लोग तो सभी 10 सीटों पर भी नहीं लड़ रहे बजरंग जी। आप तो यहाँ दावा करते हैं कि सभी सीटें हम जीतेंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी होकर पिछली बार भी आप ही मुकाबले में थे, आपकी पार्टी मुकाबले में थी, तो भी गठबंधन में लड़ने की जरूरत पड़ रही है। मानकर तो चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो कमजोरी है अकेले लड़ने में।
कमजोरी नहीं है। एक इंडिया गठबंधन बना ज्योति जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, 5 स्टेटों में हमारा आप पार्टी के साथ समझौता है। 9 सीटें यहां लड़ेंगे, 1 यहां लड़ेगी। चंडीगढ़ के अंदर 1 सीट है, आप पार्टी ने हमें दे दी, हम वहां लड़ेंगे। जहां तक कि गोवा में 2 सीट है, दोनों सीटें आप पार्टी ने कांग्रेस को दी, वहां लड़ेंगे। गुजरात के अंदर 2 सीट पे आप पार्टी लड़ी, बाकी हम लड़ेंगे। दिल्ली के अंदर 7 सीटें, 4 पर आप पार्टी लड़ेगी, 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। ये तो समझौता है, गठबंधन है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, इनका भी एनडीए है, ये कहते हैं हमारा 36 पार्टियों का गठबंधन है, मगर इतना फर्क जरूर है, मतलब है गठबंधन नू कहते हैं भी 370 हम जीतेंगे, 30 जो है वो हमारे सहयोगी दल है वो जीतेंगे। यानी कि उनके पार्टी में 1-1 सीट भी नहीं दी, सारी सीट आपकी पार्टी में ले ली। ये तो इनकी ज्योति जी सोच है। हमारी सोच है कि सब मिलके चले, जनता के हित में सारे मिलके काम करे। चलिए मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ, दहीनवाल जी करे, ये हमारी सोच है। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता अभय, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं, उनको तो आप लोगों ने कुरुक्षेत्र से मैदान में उतार दिया है। बाकी 9 सीटों का क्या? और अभय को लेकर कितना आश्वस्त हैं कि वो टक्कर दे पाएंगे मजबूती से? देखिए ज्योति जी, ये कितना ही कुछ करता रहे, लेकिन एक चीज ये है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला को वहां पर जिस प्रकार से जिस दिन से टिकट वहां पे उनकी डिक्लेयर की गई है, पार्टी ने जो फैसला लिया है उनको चुनाव लड़ाने का, उस दिन के बाद से वहां का एक माहौल अलग से बदल गया। आपने अपना रिपोर्टर्स को भेज कर देखिए, निश्चित तौर पर वहां पे आपको एक ही आवाज मिलेगी कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार से किसानों की आवाज को, जनता के समस्याओं को या बेरोजगार युवाओं की कोई भी नशे को लेकर या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं को उठाया है, उससे हर आदमी ये चाहता है कि ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा में पहुंच जाता है, ऐसा व्यक्ति लोकसभा में भी पहुंचना चाहिए, जो देश की जनता को संबोधित करते हुए, जो देश की जनता को जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उजागर कर सके और उन समस्याओं का समाधान कर सके, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, आपने देखा है कि ये सांसद कभी किसी अपनी समस्या को लेकर आवाज उठाते हैं, या आपने ये भी देखा होगा कि ये चुनाव अब 2024 के अनाउंस हो चुके हैं और ये देखना कभी भी ये किसी अपनी जो खुद के कार्य कराए हुए हैं उनके लिए अगर कहीं वोट मांगते नजर आए। असल में क्या है कि इन्होंने कोई कार्य तो कराए नहीं और ये केवल और केवल एक व्यक्ति के नाम पर वोट मांगेंगे। इन्होंने एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि एक ही व्यक्ति है वही सब कुछ कर रहा है, बाकी अगर सब कुछ वही कर रहे हैं तो ये जो सांसद जो चुन के गए थे इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी तय की होगी ना। इन्होंने क्या काम कराया इनके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जैसे ही कुरुक्षेत्र से अनाउंस हुए, इनके भी वहां पर आज देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कैंडिडेट डिक्लेयर करने को नहीं मिल पा रहे। इन्होंने 6 सीट अपनी डिक्लेयर की थी, लेकिन उसके बाद 4 सीटें डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस असमंजस में है, उन्होंने अपनी एक भी सिंगल सीट डिक्लेयर नहीं की है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि चौधरी अभय सिंह चौटाला वहां पर 70 भारी पड़ेंगे। और इसके अलावा जो जहां पर भी वो सीट डिक्लेयर करेंगे, सोच समझकर सीट डिक्लेयर करेंगे। और आप देखना 2024 का चुनाव चौंकाने वाला नजर लेकर आएगा। आपने देखा होगा कि 2014 में जब इंडियन नेशनल पार्टी ने किस प्रकार से, जब पूरा देश मोदी मोदी का नारे लगा रहा था, उस समय इंडियन नेशनल पार्टी ने 2 सीटें जीतकर दिखाई दी। और उस व्यक्ति ने जब हमारा सांसद बना था तो हमारे सांसद ने किसानों की आवाज को उठाने का काम किया था और हमारे सांसद ने ही वहां पर किसानों की समस्याओं का, जो ट्रैक्टर की जो समस्या, ट्रैक्टर पे जो वो, तो उन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया था। और हम आज भी एक चीज कहते हैं कि चाहे एसवाईएल का मामला हो, जो एसवाईएल का मामला जो लंबे समय से पेंडिंग है, वहां पर जो राजनीति करने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या जो आम आदमी पार्टी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर इनकी राजनीति सारी फेल हो जाएगी। क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जब किसी भी मुद्दे को लेकर जाते हैं तो विपक्षियों के पास उनके सवाल का जवाब नहीं होता। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारी आवाज को कोई बुलंद करे, हमें ऐसा नेता चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी में नेता केवल और केवल नाम के चल रहे हैं, बीजेपी में केवल वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने केवल और केवल मोदी जी के नाम पर तो नेताओं का अभाव तो है आप लोगों के पास। अगर आप लोगों को ये भी लगता है कि अभय आवाज को बुलंद करते हैं तो अकेले अभय कहाँ आवाज को बुलंद करेंगे? विधायक भी वही है, पार्टी को लीड भी वो कर रहे हैं, एकमात्र सीट अनाउंस की गई है उसमें भी अभय फाइट कर रहे हैं कुरुक्षेत्र से। ज्योति जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इंडियन नेशनल दल का कोई भी कार्यकर्ता वो चौधरी अभय सिंह चौटाला के नक्शे कदम पर चलता है। और आपने देखा होगा कि इनेलो के अगर कोई विधायक बनेगा तो वो भी जनता की आवाज उठाएगा, और अगर सांसद बनेगा तो वो भी जनता की आवाज उठाएगा। यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस की तरफ नहीं है कि अगर बीजेपी का कोई आदमी है तो वहां पर अमित शाह या मोदी जी बोलेंगे, बाकी सारे शांत बैठेंगे। यहाँ पर चौधरी अभय सिंह चौटाला के लिए की सोच है
कि जनता के काम के लिए हम बने, जनता की आवाज के लिए हम बने, उनकी आवाज को किस प्रकार से बुलंद किया जाए, उनकी समस्याओं को किस प्रकार से उजागर करके सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ऐसा उनकी सोच है। वो सोच को आगे लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा ज्योति जी, किसान आंदोलन में किस प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सबसे पहले आगे बढ़कर, जहाँ पूरे देश में किसी व्यक्ति ने किसानों के बारे में नहीं सोची, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देने का काम किया था। तो फिर उपचुनाव भी तो लड़ लिया ना अभय ने उपचुनाव भी लड़ लिया, कानून वापस होने से पहले उपचुनाव भी लड़ लिया जी। आप अच्छा, तो क्या कानून लागू हो गए? वो तो बात की बात है ना, जिन कानूनों के विरोध में, जिसको लेकर आप लोग बार बार किसान हितैषी होने का क्रेडिट लेते दम भरते हैं, जिस मुद्दे के साथ विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया गया, वो मुद्दा कायम था। किसान तो दिल्ली की सीमाओं पर ही बैठे थे, बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन खुद ही अभय ने लड़ लिया। एक चीज आप मुझे बता दीजिए, मतलब अगर सरकार ये चाह रही है कि कोई व्यक्ति इस्तीफा दे और हम वहाँ पे चुनाव करें, तो क्या आप ये सोचते हैं कि इस्तीफा देने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर नहीं, कोई और भी तो चुनाव लड़ सकता था ना। जब आप बीजेपी को लेकर कहते हैं कि केवल मोदी, तो इनेलो को लेकर भी तो कहा जाएगा ना कि केवल अभय, इस्तीफा भी वो देते हैं, उपचुनाव भी वो लड़ते हैं। तो ठीक है, लेकिन क्या आप ये नहीं देखते कि सरकार ने वहाँ पर चुनाव किया, दोबारा चौधरी अभय सिंह चौटाला वहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं, कम मार्जिन के साथ, कांग्रेस, बीजेपी, बहुत कड़ी टक्कर के साथ, बीजेपी सारे एकजुट होकर अगर सरकार के। चलिए, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। एक मिनट मेरे को 10 सेकंड का समय दीजिए। सारी मशीनरी एकजुट होकर चौधरी अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए लड़ रही थी, और वहाँ पर उसके बावजूद भी चौधरी अभय सिंह चौटाला वहाँ पर चुनाव जीत गए, तो सरकार के मुंह पर एक तरह का तमाचा पाइए। चलिए, आप लोग तो कहेंगे ही। नवीन जी, आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही कुरुक्षेत्र में? को सभी साथियों को नमस्कार, और जितने भी दर्शक हैं उन सभी को भी नमस्कार। मेरी वॉइस वापस आ रही है? पीसीआर फिक्स कर एक बार जी, बोलिए आप। देखिए, आम आदमी पार्टी की जहां तक तैयारी की बात है, हम हमारे जो कैंडिडेट है डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, वो हरियाणा में सबसे पहले इंडिया गठबंधन के सबसे पहले उम्मीदवार के रूप में आए, और हमारी तैयारियां बहुत मजबूती से चली हुई हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र में एक एक गांव में, एक एक वार्ड में जाके लोगों को अपनी नीतियों के बारे में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त है देश की जनता, हरियाणा की जनता, उसको उजागर करने का काम कर रही है, और हम किस प्रकार से देश के इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के विकास में, उसको बताने का काम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाके कर रहे हैं। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी असमंजस की स्थिति में है। इन्होंने अपने 4 कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करे हैं। इनके कैंडिडेट्स के कभी वीडियो वायरल हो रहे हैं, कभी कुछ वायरल हो रहा है, वो सबको दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक तो जेजेपी के साथ जो बड़ी चीटिंग करी है, जेजेपी को जो उन्होंने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, एक साइड में रख दिया है, वो इनका चरित्र भी दिखाता है, और इनकी जो कोलैबोरेशन की नीतियां हैं उनको भी दिखाता है कि नहीं, वो तो बीजेपी पहले दिन से कह रही थी कि हमने सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया है। ये पोस्टपोल अलायंस था, सुन लीजिए, और इसमें कभी नहीं कहा गया कि मिलकर लड़ेंगे, ये कभी नहीं कहा गया। ये डिसाइड होना था, उनको सीट नहीं मिली, ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन फिर से कर दिया गया, सीएम साहब भी हालांकि बदले गए, तो उसमें ये कब कहा गया था कि हाँ हम मिलकर लड़ेंगे? कब कहा गया था नवीन जी? देखिए, अंत तक ये डिस्कशन था कि जेजेपी और बीजेपी का सीटों का बंटवारा कैसे होगा। हम भी ये सवाल पूछते थे जब हमारे ऊपर ये सवाल दागा जाता था कि इंडिया गठबंधन की सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा, तब हम भी लगातार यही सवाल पूछते थे कि जेजेपी और बीजेपी का क्या होगा। तो ये तो बिल्कुल ये तो इसमें कंफ्यूजन था कि जेजेपी और बीजेपी साथ लड़ेगी, नहीं लड़ेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब इनका तो खैर आगे का भी नहीं पता, ये तो विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। आज जेजेपी वाले इनको गालियां देंगे, वोटें लेने के लिए जेजेपी वाले इनकी गोद में जाके बैठ जाएंगे, ये तो सबको पता है। 75 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, और जिनको जेजेपी वाले जमुना पार भेज रहे थे उनकी गोद में जाके बैठते थे। ये तो बीजेपी भी बोलती है कि आप लोग भी तो कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, अरविंद केजरीवाल, आप लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये खाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं है ज्योति जी, ये उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल है, ये उन सभी राजनीतिक दलों से मिलके बना हुआ गठबंधन है।
एनडी भी एक गठबंधन है, उसी प्रकार से इंडिया भी एक गठबंधन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के दिन देश के अंदर यह है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र की जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार हत्या कर रही है, चंडीगढ़ में आपने देखा, और जिस प्रकार से वोट चोरी का कार्यक्रम इन्होंने चलाया, और पूरे देश में जिस प्रकार से आपने देखा ईडी और सीबीआई के माध्यम से लगातार लोगों की ज्वाइनिंग लेना भारतीय जनता पार्टी में, लगातार कंपनी से चंदा देना। मैं आज एक डेटा देख रहा था, हमने देख 3 बार कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती है, आज छापा पड़ता है 1 हफ्ते में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती है। ये बड़े अचरज की बात है। ऐसी कंपनीज जो अपने रेवेन्यू का मोर देन 90% हिस्सा, मुनाफे का नहीं, रेवेन्यू का 90% हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने में लगा देती है, तो उससे साफ साबित होता है, साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जनता के साथ चीटिंग कर रही है, ट्रस्ट ऑफ ब्रीच है, विश्वासघात है, और जो पैसे चंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ले रही है उसके बदले में जनता के संसाधन लुटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या काम उसके बदले में दिया जा रहा है, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ या दूसरी कंपनीज के साथ किस प्रकार से चंदा लेके और चंदे के बदले में काम धंधा देने का जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो बहुत ही लोगों को बिल्कुल समझ में भी आ रहा है और लोग खुल के कह रहे हैं। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे, चर्चा पे बैठेंगे, बैठक में जाएंगे, लोग खुल के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुल्लम खुल्ला चीटिंग कर रही है। उन्होंने अब कहाँ चले गए? मैं कुरुक्षेत्र को लेकर बात कर रही थी। हाँ, तो मैंने स्टार्ट कुरुक्षेत्र से ही करा था। कुरुक्षेत्र तो सारी दुनिया में तो नहीं घूम के आएंगे ना, बात तो मुद्दे पर ही करेंगे। हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुद्दे में भी आ जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी यात्रा पर हैं, जो पूरे 9 की 9 विधानसभा में कुरुक्षेत्र में यात्रा करेंगे, एक विधानसभा में जाएंगे, और ये पूरा कार्यक्रम अगले 1 हफ्ते तक चलने वाला है, और जिसमें वो जाके हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहां की आम जनता से मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन को ये जो 1 सीट है कुरुक्षेत्र की हरियाणा से बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ जीत के दिखाएगी। हमने भी जाके देखा है, लोगों से बात करी है, नायब सिंह को गायब सिंह ऐसे ही नहीं कह रहे लोग, हमें भरोसा ऐसे ही नहीं बना है। हमने जब वहां पे जाके देखा है कि गायब आप लोगों को ही कह रहे हैं, हमने कहीं नहीं सुना है, आप लोगों के कान में कह रहे हैं, और तो किसी ने नहीं सुना। नवीन जी गए थे कुरुक्षेत्र में? हम हर जगह जाते हैं, जब आप कहते हैं हमारे रिपोर्टर्स को भेजकर, तो हमारे रिपोर्टर कुरुक्षेत्र में भी हैं। नहीं, हमारे रिपोर्टर कुरुक्षेत्र में भी हैं। हम दिन भर खबरें चलाते हैं, नहीं 24 घंटे खबरें चलाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक नैरेटिव, आप लोग ये लाइन लेकर चल रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी तो उम्मीदवार भी नहीं हो, तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मैं जादौन साहब को चर्चा में जोड़ते हुए, अभी कैसे देख रहे हैं आप चुनावी तैयारियों को? दिल्ली में लगातार बैठक हो रही है, बीजेपी की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी है। कांग्रेस हालांकि थोड़ा देरी कर रही है, कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया। देखिए, अभी तो जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, और इधर जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है, दोनों ही पक्षों में बड़ी सतर्कता दिखाई देती है। लेकिन ये सतर्कता तैयार नहीं है, सब ये सेवा कर रहे हैं, बड़ा आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, जीतेंगे हम। ये अभी जो एनडीए और भाजपा पावर में, उनको सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशियों के चयन में विलंब हो रहा है और लगातार मंथन चल रहा है, उससे लगता है कि दोनों ही पक्ष बड़े सतर्क हैं, और ये इतना आत्मविश्वास नहीं है कि तुरंत ही प्रत्याशियों का चयन करके चुनाव प्रचार का चुनाव को सौंप दिया जाए। तो जिस तरह से ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती जा रही है, उससे जाहिर है कि दोनों ही पक्ष बहुत सतर्क है, और उनको लगता है कि बहुत सावधानी से और मेहनत के साथ चुनाव लड़ने की जरूरत है। मुद्दे हैं अपने अपने। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें फिर एक बार अगले टर्म फिर सत्ता मिलती है तो हम भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाएंगे। अभी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, फिर 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। उधर जो है कांग्रेस का जो शुरुआती नारा तो ये था कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। ये ना लोकतंत्र की परवाह कर रहे हैं, ना संविधान की परवाह कर रहे हैं, और मनमाने तरीके से शासन कर रहे हैं। तो अब ये मुद्दा तो मुझे लगता है कि इतना कमजोर हो चुका है कि वो प्रत्याशी चयन में ही उलझे हुए हैं, सीटों के बंटवारे में उलझे हुए हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही।
तरह से इंडिया गठबंधन को पूरे देश में एकजुट दिखाई देना चाहिए, उसकी एकजुटता नहीं दिखाई देगी। हालांकि हरियाणा में तो कुछ लगता है कि एकजुटता कई कुरुक्षेत्र सीट दे दी गई है और इसके बाद कांग्रेस के लगे रास्ता साफ हो गया कि वो 9 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। और जो अभी कुरुक्षेत्र सीट है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उसमें जो प्रचार कर रहे हैं उसमें उनको कांग्रेस नेताओं का साथ भी मिल रहा है। वो लगे हुए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग अनाज मंडियों में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तो प्रचार तो भरपूर हो रहा है और कुछ में है। अब देखते हैं कि कितनी सफलता इनको मिलती है और आम आदमी पार्टी के सिर पर तो और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पहले कहते थे कि अगर हमारे साथ चुनाव मिलकर लड़े कांग्रेस तभी सफलता मिल सकती है, अगर वो हमारे साथ नहीं मिलेगी मिलकर लड़ेगी तो उनके पास संगठन नहीं है और संगठन की जो कमी है उसको पूरा करने का काम हम करेंगे और हमारे बड़ा संगठन है हमारा। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास कोई वोट भी तो नहीं है ना जादौन साहब, अपनी सीट निकालना भी एक चुनौती तो रहेगी, कैसे मदद कर पाएंगे? जेजेपी के साथ भी तो लड़कर देखा था, जिस जेजेपी को अभी गठबंधन करने के लिए बीजेपी को कोस रहे थे नवीन जी, उसी जेजेपी के साथ लोकसभा चुनाव इन लोगों ने मिलकर लड़ा था। अभी गठबंधन में कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, तो अकेले संगठन होने से कैसे काम चलेगा? वोट तो चाहिए ना चुनाव जीतने के लिए। उनका दाम था। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है यशपाल जी। 4 सीटों पर ऐलान बाकी है, जिसमें चूंकि ब्रजेंद्र सिंह चले गए हैं और उनको टिकट देना था नहीं देना था उस पर भी पहले ही मंथन था। कुरुक्षेत्र से मौजूदा सांसद नायब सिंह सैनी चूंकि मुख्यमंत्री अब बना दिए गए हैं, तो जाहिर है वहां भी उम्मीदवार बदला जाना है। तो 2 सीटें तो ये हैं जिन पर नया चेहरा मिलने वाला है। साथ ही रोहतक सोनीपत को लेकर क्या चर्चा है? क्या मौजूदा सांसदों को टिकट देने या टिकट काटने को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, चर्चाएं तो सब तरह की होती हैं। चर्चाओं के अंदर नए नाम पुराने नाम सब जोड़े जाते हैं। उनके अंदर जो कैंडिडेट जीत के आएगा उसको उस पे मंथन किया जाता है और हमारे जो सीनियर नेता हैं उस विषय पे डिस्कस करके, और हम तो राष्ट्र भावना से लेके राष्ट्र सेवा भाव लेके हरियाणा और प्रदेश भाव से कार्य करते हैं और उसके तहत ही वोटिंग और लोगों के बीच में जाते हैं। मैं अभी बैठे हुए कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि हरियाणा में सरकार आएगी। मैं पहले इनको ये बताना चाह रहा हूं, ये अभी देश का विषय चल रहा है, हरियाणा का इसके बाद विषय चलेगा, तब उस पर डिस्कस करेंगे। अभी देश के डिस्कस में बात करते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं लोग। आज तक हरियाणा के अंदर इनका संगठन नहीं बना, हरियाणा का एक कैंडिडेट इनका डिक्लेयर नहीं हुआ। और देखिए वादे कितने बड़े बड़े और कितनी बड़ी बड़ी बातें कि 200 की 200 सीट हम जीतेंगे, देश के अंदर ऐसा हो जाएगा, देश के अंदर वैसा हो जाएगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बातों से अच्छा लोगों के बीच में जाके काम करें, लोगों को समझाएं। जो बात आप हमें इस चैनल के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं या जो दर्शक सुन रहे हैं उनको समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे आपकी बात उनको जनता के बीच में समझाने की कोशिश करें, संगठन को बनाने की कोशिश करें जो पिछले 10 साल से नहीं बना। विधानसभा लोकसभा जैसा भी समय आता है आप उस समय हर इलेक्शन के अंदर बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट जनता ने देना है। ना तो इस चैनल में बैठ के मैंने रिजल्ट देना है ना इन्होंने देना है, जनता ने वो रिजल्ट देना है। तो जनता ही तो टीवी देख रही है, उसके पीछे क्या रीजन है ये आपको समझ। जनता ही तो टेलीविजन देख रही है ना यशपाल जी। मैं वही बात बता रहा हूं चैनल के माध्यम से या लोगों के बीच में जाने के माध्यम से। जनता इनकी क्यों नहीं सुन रही? ये मंथन का विषय है, इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मंथन करना चाहिए इनको, क्यों नहीं सुनती? और ये 2024 का इलेक्शन है, अभी लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, तो लोकसभा के अंदर जो 400 पार का नारा है, 400 पार होना तय है। ये ऐसा देश भी कह रहा है, प्रदेश भी कह रहा है, आने वाले समय के अंदर वो दिखाई भी दे जाएगा, आप लोगों को सभी को पता लग जाएगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपने प्रवक्ता साथी हैं हमारे, तो आप अपनी पार्टी के अंदर जाके मंथन करें। क्यों नहीं जनता मानती, क्यों नहीं जनता आपकी सुनती, उसके पीछे रीजन क्या है? आप प्रदेश के अंदर वोट मांग रहे हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा के नाम से, क्यों नहीं राहुल गांधी जी के नाम से वोट मांगते? ये भी मंथन का विषय, आप सोचिए। अब रही बात इनोलो की, नहीं वो तो इनके नहीं, ये तो फिर उल्टा आप लोगों से पूछते हैं। ये सुनिए, ये उल्टा ये पूछते हैं कि आप लोग भी केवल मोदी जी के नाम पर मांगते हैं, उम्मीदवार जो मौजूदा सांसद हैं उनके नाम पर या उनके चेहरे पर या हरियाणा के नेताओं के नाम पर क्या वोट मांगेंगे? देखिए ये विधानसभा में भी बोलते हैं कि केवल मोदी के नाम पर आप लोग वोट मांग रहे हैं। हमारे पार्टी के अंदर देखिए, हमारी पार्टी के अंदर
हमारे जो नेता हैं उन नेता के नाम से या बीजेपी पार्टी के नाम से ही वोट मांगे जाते हैं, कोई इंडिविजुअल नाम से। इनके यहाँ नेता, अगर इन्होंने राहुल गांधी जी को माना हुआ है तो भूपिंदर हुड्डा के नाम से वोट क्यों मांगे जा रहे हैं? देश का इलेक्शन है, लेकिन ये भूपिंदर सिंह हुड्डा के नाम से वोट मांगेंगे। इनको पता राहुल गांधी जी के नाम से वोट जो थोड़े बहुत पड़ने वो भी नहीं पड़ेंगे, ऐसा इनको लगता होगा। मुझे भी ऐसा फील होता है, जनता को भी ऐसा फील होता है। मुझे लगता है इस तरीके, इसलिए ये लोग नहीं कहते राहुल गांधी जी का नाम, नहीं बोलते ये लोग। तो ये विषय मंथन का विषय है, इनकी पार्टी का अंदरूनी विषय है। ये उस पर काम करें, उस पर कार्य करें और लोगों को समझाने की कोशिश करें। अब बात रही आप पार्टी की, आप पार्टी चरित्र की बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बात कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया, इनका चरित्र दिखाई देता है। चरित्र की बात करें तो जिस दिन आप पार्टी दिल्ली के अंदर आई थी, कौन से एजेंडे पे आई थी? मैं आम पार्टी हूं, आम पार्टी के विषय से लेके आई थी, आम लोगों के लिए मैं आई हूं। लेकिन आते ही जो जो बातें उन लोगों ने कही थी उन पे एक में इंप्लीमेंट नहीं करा। मैं सरकारी कोठी नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सब कुछ लिया। आज इनकी पूरी सरकार जेल से चल रही है। अब एक ईडी का नोटिस और पहुंच गया इनके पास। हर तरह के कार्य लोग कर रहे हैं। अब चाहे अरविंद केजरीवाल जी ने, मैंने भी वीडियो सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, सबने सुनी कि देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है। अगर सीबीआई और ईडी से इंक्वायरी करा दी जाए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल में जाना उनका तय, और इनके बड़े बड़े नेता जाए। आज उन्हीं के साथ गठबंधन हो गया। हरियाणा के अंदर गठबंधन है, दिल्ली में गठबंधन है, पंजाब में गठबंधन नहीं है। ये कैसा गठबंधन है ये किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि इनका सबका सेल्फ इंटरेस्ट है। ये सेल्फ इंटरेस्ट को लेके कार्य करते हैं। और हमारी जो पार्टी है बीजेपी, हम लोग देश भावना से काम करते हैं, देश की सेवा भाव से कार्य करते हैं, प्रदेश की सेवा भाव से कार्य करते हैं। इसलिए देश देख रहा है क्या इनके कांग्रेस के समय के अंदर धारा 370 का जो विषय 2014 से पहले पाकिस्तान 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 होता था मीडिया के माध्यम से। आप हरियाणा पर आ जाइए, ठीक है। आप पाकिस्तान को छोड़िए, मैं आपको 4 सीटों को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था ना बत्रा जी, उस पर आइए आप। ज्योति देखिए, 4 सीटों का अभी हम लोग 6 डिक्लेयर कर चुके हैं। इन्होंने एक भी डिक्लेयर नहीं करी, 4 भी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी। वो भी आपको जल्दी उनका विषय के अंदर जो तो इन चारों में से क्या पार्टी में जो नेता मौजूद हैं उन्हें ही टिकट दिया जाएगा या दूसरे दलों से भी आ सकते हैं? देखिए, ये सारा मंथन का विषय है। इन्हीं के अंदर दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये हमारे सीनियर नेता तय करते हैं, जो हमारा संगठन है वो तय करता है। अभी इस पे मंथन चल रहा है, जल्दी आप सबके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। जिन उम्मीदवारों, जिन सांसदों के टिकट कटे हैं बत्रा जी, क्या वो अच्छा काम नहीं कर पाए थे क्या? सिरसा में आप लोगों ने टिकट काटा है, करनाल में हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, हालांकि कोई ना कोई नहीं हमारी पार्टी के अंदर जब किसी को किसी तरह से, जैसे मान लो टिकट से हटा के उसका उपयोग किसी और जगह करना होता है, तो संगठन में या सेंटर में कहीं ना कहीं उनका उपयोग करना होता है, उनकी जरूरत होती है, उस विषय पे उनको लेके वहां ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी ने काम अच्छा नहीं करा, काम तो बहुत अच्छे करे सबने, लेकिन उनको संगठन के अंदर या और जगह उनका यूज अच्छा हो सकता होगा, क्योंकि देश भावना और प्रदेश भावना से हम। चलिए, मैं अभी चर्चा में बजरंग जी आप हमारे साथ हैं क्या? बजरंग जी, पीसीआर बजरंग दास जी, बार बार बीजेपी वाले आरोपी लगा रहे हैं आप लोगों पर कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा केवल रोहतक पर फोकस कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को या तो विधानसभा चुनाव में दिलचस्पी है या फिर रोहतक दीपेंद्र कैसे जीते इस बात को लेकर इंटरेस्ट है उनका। बाकी 9 सीटों को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है भूपेंद्र हुड्डा की या दीपेंद्र हुड्डा की। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और घबराई हुई है। हमारी डेली, जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम लिया, दीपेंद्र का नाम लिया, हमारे डेली कार्यक्रम चल रहे हैं। कल भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैम में कार्यक्रम था, अपने वहां था, गोरंडा में कार्यक्रम था। थोड़ी सी आवाज ठीक हुआ ना, तो ज्योति जी थोड़ी आवाज बैक मार रही है। और जहां तक इन्होंने कहा भाई अपने अपने क्षेत्र में लिख रहे हैं, 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारी रैलियां हुई है और 90 के 90 विधानसभा के अंदर हमारे कार्यक्रम जारी है। लगभग 40 विधानसभा क्षेत्रों में हम रैली कर चुके हैं। ये अंधेरे में बैठे हैं, ये कहते हैं भाई हमारा तो सिस्टम, यह सिस्टम का है,
ये कहते हैं, ये डरते हैं नाम लेते हुए। अच्छा, संगठन नहीं बना पाए बजरंग जी। मेरी डिबेट में बजरंग जी ने कम से कम हजारों बार ये कहा कि हम अभी संगठन बनाएंगे, अभी लिस्ट आने वाली है। मेरे इंटरव्यू भूपेंद्र हुड्डा का भी किया, उन्होंने भी कहा, वो तो कर्नाटक चुनाव से पहले कह रहे थे कि चुनाव के जस्ट बाद हमारी लिस्ट आएगी। उदयवान कहते रहे अगले हफ्ते, 2 दिन में, 3 दिन में। बाबरिया ये कहते रहे। संगठन भी नहीं बना पाए आप लोग। साथ ही बीजेपी सवाल ये भी करी, बत्रा जी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते आप लोगों को? डर लगता है वोट कट जाएंगे अगर राहुल गांधी के नाम पर मांगे? राहुल जी डरते तो भारतीय जनता पार्टी है, हम तो कभी डरे नहीं, हम तो खुले मैदान के अंदर हैं। ना तो ये पूर्व मुख्यमंत्री का कभी नाम लिया, इतने चुनाव हुए, ना सैनी साहब मुख्यमंत्री उनका कोई जिक्र करेंगे। आप देख लेना, कोई सिस्टम नहीं है, ना तो कोई नेता नाम लेगा, ना कोई कार्यकर्ता नाम लेगा। ये जो कहते हैं भाई आप पार्टी समझौता क्यों कर लिया, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो भ्रष्ट लोग थे, भ्रष्ट पार्टियां थी, उनको आपने क्यों जोड़ लिया? शिंदे को क्यों जोड़ लिया? नीतीश कुमार के ऊपर ईडी के छापे मरवाए, शिंदे पे मरवाए, अजीत के मरवाए, मध्य प्रदेश में मरवाए, सारे आपने जोड़ लिए। सारी मोदी वॉशिंग मशीन में धोकर ईमानदार बना लिया आपने। आप कहते हो, और जहां तक कि आपने संगठन की बात की, बार बार संगठन, हमारा संगठन ग्राउंड के ऊपर है। आप देखिए, हमारे लोकसभा प्रभारी काम कर रहे हैं, कन्वीनर काम कर रहे हैं, जिले में कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि महिला का संगठन हमारा जिलाध्यक्ष है आप लोगों के पास, कंप्लीट हो चुका है। युवा का संगठन जिलाध्यक्ष है क्या? जिलाध्यक्ष है क्या बजरंग दास गर्ग? नहीं है। मैं कहता हूँ ओनली जिलाध्यक्ष, मैं ओनली क्या आप हल्के में ले रहे हैं क्या? जिलाध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, हमारा जुम्मेवारी है। जिला अध्यक्ष की बात है, हिसार के अंदर मैं जिला कन्वीनर हूं, जयप्रकाश वहां का प्रभारी बना रखा है, मैं सरसा जिला का प्रभारी हूं, मैं महेंद्रगढ़ भिवानी जिला लोकसभा का प्रभारी हूं। मैं बताता हूं जुम्मेवारी है, हर एक के पास है, हर एक टीम पूरी काम कर रही है। जहाँ कहते संगठन ही हमारे पूरे सेल, स्टेट के सेल, जिला ब्लॉक स्तर के ऊपर बने। एक जिला प्रधान की लिस्ट नहीं आई तो जिला प्रधान नहीं बना, बाकी को दिखता ही नहीं। इनका फील्ड में कुछ नहीं है। हमारे यहां तक की बूथ स्तर पर कमेटियां बन चुकी है, BL बन चुके हैं। इनका तो सिर्फ कागजों में पन्ना प्रमुख है और फील्ड में कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों में संगठन काम करता है। जनता पन्ना पाड़ने के लिए इनका तैयार बैठी है। हमें तो यह उम्मीद थी कि चुनाव की जो तारीख आएगी, प्रथम या सेकंड चरण के अंदर हमारी बारी आनी थी, मगर छठे चरण में आ गई। 2.25 महीने लंबा समय हो गया। एक बात और कहते हैं ज्योति जी, आप देखिए इस निकम्मी सरकार का जो आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का हॉस्पिटल में इलाज होता था, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, आयुष्मान कार्ड वालों का इलाज बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आयुष्मान कार्ड का तो दायरा बढ़ाया हरियाणा सरकार ने। आयुष्मान से बात कर रहे हैं, चिरायु योजना से बात कर रहे हैं, दायरा बढ़ाया गया है इसका। आप तसल्ली कर लो, 2 दिन हो गए। मैं तो कहती हूँ आंकड़ों के साथ ही कहती हूँ, अभी आप सुनिए। से ज्यादा उनके हॉस्पिटल के डैनवाल जी, क्योंकि जिस बात का जिक्र कर रहे हैं बजरंग जी कि हम तो इंतजार में थे कि पहले या दूसरे चरण में, बजरंग जी साथ साथ क्यों बोल रहे हैं? आयुष्मान कार्ड का इलाज नहीं हो रहा। अभी सुनिए, आप कांग्रेस कह रही, बजरंग जी कह रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि पहले या दूसरे चरण में हो। अब चूंकि छठे चरण में हरियाणा का चुनाव है, तो क्या आप लोगों की जो लिस्ट आनी है उसमें अभी समय लग सकता है? फिर देखिए हमारे जो पार्टी के जो संगठन की जो बैठक हुई है, और बैठक में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक टीम बनाई थी कि जो लोकसभा के क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करने के बाद उन्होंने पैनल में जो नाम लिए, और उस पैनल पे नाम लेकर मंथन भी किया जा रहा है। लगातार हमारी पार्टी के कार्यालय में बैठकें चल रही है, कार्यकर्ताओं से भी एक बार दोबारा भी पूछा जा रहा है, और हम भी यही चीज का, इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जिस कांग्रेस जो बार बार ये कह रहे हैं कि 10 की 10 हम जीत रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है कि हम भी जीत रहे हैं सारे के सारे, लेकिन जो ये लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग आज तक टिकट को अनाउंस नहीं कर पा रहे, वो इतने कंफ्यूजन में है। तो हम तो उनका इंतजार करे बैठे हैं। लेकिन आप लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं? नहीं, किसी को टिकट ना मिले आपकी पार्टी में आ जाए, या आप लोग किसी को मनाएं? इसलिए मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या था कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गोली मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो उसके बाद तो हमारी पार्टी के संगठन में थोड़ी सी समस्या आ गई थी, तो हम एक साथ अपना वो सारा काम करते चल रहे हैं। हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, हमारी पार्टी का संगठन का भी
हमने अपना मजबूत करने का काम किया है। उसी के लेकर हमारी पार्टी की जो बैठकें हैं, क्योंकि चौधरी नफेद सिंह राठी जी के पास हर प्रकार का जो डेटा था वो सारी चीजें थी, और उस चीज को लेकर थोड़ा सा पार्टी में एक, आपको भी पता है कि पार्टी में समय तो लगता है, और उसी के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लगातार अपने पार्टी के शीर्ष साथियों से, पदाधिकारियों से सलाह मशवरा करके, और बहुत जल्द मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस अनाउंस करे या ना करे, या भारतीय जनता पार्टी अनाउंस करे या ना करे, लेकिन इंडियन नेशनल दल अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो पदाधिकारी, जो लोकसभा के हैं उम्मीदवार, उनको घोषित करने का काम करेगा। हमें इनसे ये मतलब नहीं है कि ये करे या ना करे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा ज्योति जी, जो लोग बार बार 400 पार की बात करते थे, आज उनके हौसले ऊंचे हुए हैं। जो बार बार आचार संहिता का उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने में भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे रहती है। आपने देखा होगा कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। पॉलिटिकल पार्टीज की जो मीटिंग्स वगैरह होती है, जो अधिकारी जो मीटिंग लेकर उनको दिशा निर्देश देते थे, अभी तक वो मीटिंग आयोजित नहीं की गई। इन्होंने हुई है बैठक, सरकारी हुई है आज बैठक हुई है, निर्देश भी दिए जा रहे हैं, आचार संहिता का पालन हो रहा है, ऐसा नहीं। संहिता का उल्लंघन करना बड़ा एक मिनट, उसको हर बार यही होता है ना, ये जिस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, इसका एक जायज है कि इनको ऐसा काम करना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कोई भी ना कर पाए। इसके लिए कड़े नियम बनाए जरूर है, लेकिन वो फॉलो, उनको जो धरातल पर है उनको लागू उस हिसाब से नहीं किया जा सकता। और वो हम यही चाह रहे हैं कि उसको प्रॉपर लागू किया जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये केवल और केवल कागजों में या बातों तक तो ठीक है, लेकिन धरातल पर उनको लागू कराने में सक्षम नहीं होंगे। मुझे लगता नहीं है कि चुनाव आयोग की बातों को ये सीरियस नहीं लेते हो। नवीन जी, आप लोग तो, मैं पिछली बार जब आप उत्तर दे रहे तब भी मैंने कहा कि आप लोग तो पानी पी पी कर कोसते थे कांग्रेस पार्टी को, और हरियाणा में जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, अपने पद और कद के लिहाज से उनको लेकर भी बार बार ये कहते रहे कि हुड्डा कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, हुड्डा कौन होते हैं इस तरह के बयान देने वाले, जब वो गठबंधन को लेकर बात करते थे। तो अब क्या आप लोगों के कार्यकर्ता जो है उनके दिल मिल पाएंगे, या जो वोटर्स हैं जनता के कुरुक्षेत्र के उसके बीच वाकई आप लोग मिलकर जा पाएंगे चुनाव प्रचार के लिए? देखिए ज्योति जी, आप जो कह रही है मैंने उसका जवाब पहले भी दिया था, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। इंडिया गठबंधन में चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो और आम आदमी का पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल के, इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता मिलजुल के, आज जब हम कुरुक्षेत्र में जाते हैं, कुरुक्षेत्र की अलग अलग विधानसभाओं में जाते हैं, न केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता बल्कि कार्यकर्ता भी मिलजुल कर एक एक आदमी के घर में जा रहे हैं, एक एक आदमी को समझाने का, बुझाने का, उनको बताने का और समझाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को लूटा है, जिस प्रकार से हरियाणा की जनता को दुखी करा है, उसको समझाने, उसको बताने का लोगों को काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने 6 महीने पहले जो संगठन तैयार किया था हरियाणा में, ब्लॉक स्तर पर हमने संगठन तैयार किया, ग्राम स्तर पर हमने संगठन तैयार किया, कमेटियां बनाई, हर गांव में 21-21 आदमियों की हमने कमेटियां बनाई थी। आज जब हम उन गांव में जाते हैं उन कमेटियों की लिस्ट लेके, तो इतना अच्छा लगता है कि सभी लोग इकट्ठे हुए मिलते हैं, और सब लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जी, जो ठीक है लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो नेता इकट्ठे हुए थे, जिसमें अशोक तंवर की बात करें, चले गए भारतीय जनता पार्टी में, निर्मल सिंह, चित्रा सरवारा, जो 3 से 4 बड़े नाम थे आम आदमी पार्टी के पास पिछले चुनाव से लेकर अब तक जो आए थे पार्टी में, वो तो चले गए हैं। जिस पार्टी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र की हम बात करें, आपकी पार्टी में आए थे निर्मल सिंह, खुद उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, और आपके गठबंधन के साथ ही पार्टी में फिर से वो घर वापसी कर गए हैं। देखिए अशोक तंवर जी का वीडियो कल वायरल हो रहा था, वो कौन ही मार रहे थे ऐसे किसी कार्यकर्ता को, तो ठीक है, मतलब जिसने जो अपने जीवन में करना है उसका अपना व्यक्तिगत विषय है। कोई किस राजनीतिक दल के साथ किसी की विचारधारा मैच करती है, किसी के साथ विचारधारा मैच करती है, और किसी की विचारधारा अपने खुद के व्यक्तिगत लाभ के लिए मैच करती है। सो वो अपना अलग अलग डिसीजन लेने का उनका तरीका है। पर मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी किसी एक पॉलिटिशियन या किसी बड़े नाम के भरोसे नहीं है। आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा की बात करे तो हरियाणा का एक कार्यकर्ता आज अरविंद केजरीवाल बनकर अरविंद केजरीवाल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। किसी एक नेता के भरोसे नहीं है। पार्टियों में तो लाइन लगी हुई है। मैं एक चीज और अंतिम कहना चाहूंगा ज्योति जी, इससे पहले कि आप मुझे रोके, आम आदमी पार्टी से बहुत सारे नेता गए हैं, मैं ये मानता हूं, पर उनका बीजेपी में जाके जो हश्र हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हमारे एक नेता होते थे कपिल मिश्रा जी,
और कपिल मिश्रा जी विधायक थे और मंत्री भी थे। कपिल मिश्रा जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करी, उनका आज पता नहीं वो कहां गए। शाजिया इल्मी जी भारतीय आम आदमी पार्टी की एक नेता होती थी, शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, आम आदमी पार्टी की नेता थी, आज उनका बता दीजिए क्या हाशर हुआ है। पवन कुमार बिन्नी हमारे एक नेता होते थे, एमएलए बने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, उनका आज कहीं अता पता हो तो बता दीजिए। किरण बेदी जी को, जो अन्ना टीम थी, किरण बेदी जी को इन्होंने सीएम पद का उम्मीदवार बनाया दिल्ली के अंदर। किरण बेदी जी का क्या हाशर हुआ वो भी पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। वहां पर एक छोटे से कार्यकर्ता ने, आम आदमी के कार्यकर्ता ने, बीजेपी की दिग्गज नेता, जिसे अगर कहा जाए सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी जी को वहां पर धूल चटाई। तो नेता के आने से, जाने से, इनसे आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन नेताओं को फर्क पड़ेगा, वो आने वाले समय में पता लगेगा। और नेताओं के भरोसे आम आदमी पार्टी, तथाकथित नेताओं के भरोसे नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है और उनकी नीतियों को आगे लेके जाने की हिम्मत रखता है, जज्बा रखता है और ताकत रखता है। जादौन साहब, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, अब ये हर बार चुनाव एक नया अनुभव होता है। तरह तरह की दलीलें तो दी जाती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में ये हुआ, वो नेता गायब हो गए, वो आज पता नहीं कहीं नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि लोग जो है पब्लिक डोमेन में हर बात पहुंचती। सरकार में अगर आप हैं, सत्ता में हैं, तो किस तरह से काम कर रहे हैं, विपक्ष में हैं तो आपकी क्या भूमिका है और उनके सामने विकल्प क्या है, तो वो पब्लिक डोमेन में हर चीज है। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की जो भी गतिविधियां हैं, जो कामकाज है, जो नीतियां हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में पहुंची हुई है। अब ठीक है कि चुनाव आता है तो सब अपने नए तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यही है कि आप सत्ता में आइए तो ईमानदार रहिए, जो भी आपकी घोषणाएं हैं, जो आपकी गारंटियां हैं, उनको पूरा कीजिए। और जब विपक्ष में है तो सरकार की ईमानदारी से निगरानी कीजिए। तो ये है कि चुनाव मैदान में सब सामने आने वाले हैं, स्थितियां आई चुकी हैं, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। पहला तो सत्ता विपक्ष में जो है उनका दायित्व ये है कि वो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की निगरानी करें और चुनाव आयोग पर प्रेशर बनाए, दबाव बनाए, उनको शिकायत भेजे और कार्रवाई करवाए। चुनाव आयोग ने तो एक ऐप जारी कर दिया है, सीविजिल, और किया है, लेकिन वो तुरंत ये बताने को तैयार नहीं है कि पिछले चुनाव में कितनी शिकायतें, कितनी कार्रवाई हुई। तो ये तो विपक्ष का ही काम है कि वो आदर्श आचार के तहत चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाए और लोगों को ईमानदारी से मतदान करने का और मुद्दों पर फैसला करने का मौका दे। तो देखना है कि किस तरह से होता है चुनाव परिणाम, किस तरह से आते हैं चुनाव। यशपाल जी, चूंकि जेपी नड्डा आ रहे हैं, करनाल में चुनावी जनसभा वो करेंगे घरोंडा में, तो क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी करनाल से बाई इलेक्शन लड़ने वाले हैं, नायब सिंह सैनी, तो करनाल तो आप लोगों के लिए दोहरा महत्व रखता है और कहीं ना कहीं दोनों बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है करनाल से। देखिए, बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो प्रतिष्ठा क्या है, जनता के अंदर अगर बीच में जनता जिस चीज को चाहेगी वो जरूर कार्य होगा, जो वो इलेक्शन भी जीतेंगे, चाहे अदर्स कोई काम होंगे तो वो भी जरूर होंगे। और जनता का मूड तो पूरे देश में दिखाई दे रहा है, पूरी प्रदेश के अंदर दिख रहा है, चाहे विधानसभा की बात है, चाहे वो लोकसभा करनाल की बात हो रही हो। तो वहां पे एक तरफा इलेक्शन है, एक तरफा इलेक्शन, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा के इलेक्शनों को लेकर हम बात करते हैं। अब हम लोग बैठे बैठे बातें, अभी चैनलों के अंदर सभी प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी की सारी बातें रख रहे थे कि हमारे समय हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, उस तरीके की बातें। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सभी प्रवक्ता साथियों को और इनकी पार्टी को भी, मेरी ये शुभकामनाएं हैं इनको कि ये जनता के बीच में जनता को समझाने की कोशिश करें, जो कि जनता इनकी बात नहीं समझती और पहले भी नहीं समझी, 2014 में भी, 2019 में भी, 2024 में भी। ये जनता के बीच में जाके जनता को समझाने की कोशिश करें, जितनी बड़ी बड़ी बातें बैठ के चैनलों पे करते हैं। यही एक मेरी इन सभी से रिक्वेस्ट है। बजरंग जी, ये देखिए वेल विशर बन रहे हैं आपकी पार्टी के, कह रहे हैं अपना जनता के बीच जाए, मुद्दे आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं। आखिरी कमेंट रहेगा आपको। यशपाल जी हमारे साथी है, हमारे शुभ चिंतक है। मैं एक बात कहता हूँ ज्योति जी, ये भारतीय जनता पार्टी तो हरियाणा में हार मान चुकी है।
जब इन्हें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बदल दिया, उसी समय नहीं बजरंग जी, ये बनी नहीं बात। पता था इन्होंने उत्तराखंड में 6 महीने के भीतर 2 सीएम बदले, इतिहास बदल दिया वहां पर। उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार किसी सरकार ने रिपीट किया। गुजरात की बात करें, पूरा मंत्रिमंडल भी सीएम के साथ साथ बदल दिया। ऐतिहासिक जीत हासिल की गई, ऐतिहासिक जीत गुजरात में। इतिहास इतिहास गवाह है, चुनाव के एन वक्त कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं मिला। ये तो मैं 10 दिन पहले बदला है, मैं चुनाव के 10 दिन पहले, इनका पहले बदले थे साल पहले, 8 महीने में ऐसे होता था। ये जब एन वक्त बदला है, इनकी सर्वे आ चुकी है। हरियाणा के अंदर धरातल में भारतीय जनता पार्टी का सौदा कुछ नहीं है, हर वर्ग का नागरिक दुखी है। ये हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो हमेशा 10 दिन पहले कहते थे मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में 10 की 10 सीटें जीतेंगे, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। एक दिन में क्या तूफान बदल गया जी? आपने एकदम से मुख्यमंत्री बदल दिया। इसका मतलब साफ है कि लोगों में नाराजगी है, बड़ी भारी नाराजगी है। इन्होंने जातिगत कार्ड खेला है। आप देखिए, जातिगत कार्ड खेलने के लिए भी बैकवर्ड लाओ, शहरी लाओ, ताकि हम बैकवर्ड के लाके जातिगत कार्ड खेल के हम अपनी वोट फिर जो खोई हुई है वो वापिस लाएंगे। हकीकत में ग्राउंड स्तर पर तो जातिगत कार्ड तो विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग भी खेलते हैं ना। जब हुड्डा साहब ये कहते हैं मुख्यमंत्री जिस जाति का होगा, 4 डिप्टी सीएम उनके अलावा अलग अलग 4 जातियों से होंगे। तो अच्छी बात कही है। अच्छा, अच्छी बात उन्होंने क्या कहा है? आज हमारे 4 कार्यकारी अध्यक्ष है, 1 अध्यक्ष है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष है। उन्होंने यही कहा है भी मुख्यमंत्री होगा, हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लोगों प्रतिनिधि देंगे। समाज की बात ही उन्होंने ये थोड़ी कि कौन से बरादरी मिलेंगे, मौके में देखा जाएगा। बैकवर्ड भी होगा, देश भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, साथ में ब्राह्मण भी हो सकता है। तो क्या ये जातिगत राजनीति नहीं है क्या? बीजेपी अगर कर रही है तो कांग्रेस को लगता है कि जातिगत कार्ड खेला। क्या आप लोग तो चुनाव से पहले बिल्कुल खुलकर जातिगत कार्ड खेल रहे हैं? मैं देखिए ज्योति जी, आप भी समझते हो, पूरे प्रदेश की जनता जानती, देश जानता है, मनोहर लाल जी को हटाना भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। यूं कहते हैं 10 के 10 हम जीतेंगे। रोहतक के अंदर इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा, कभी वो उसको लाएंगे, फिल्मी स्टार ला रहे हैं, वो रणवीर हुड्डा को ला रहे हैं, कभी बाबा का नाम ले रहे हैं, कभी किसी और का नाम ले रहे हैं, कभी कहते हैं बुला के उसको जेजेपी को, दुर्सन जी को, भाई बीजेपी नेता ने किसी ने नहीं कहा, ये केवल चर्चाएं इस तरह के रोहतक से बाहर निकलो, ये स्टेज पे कहा है, इशार की रैली में कहा है। मैं सुनो, इशार की रैली में दुर्सन जी ने कहा मुझे रात को 12 बजे नड्डा जी ने बुलाया, अमित शाह जी ने बुलाया, उन्होंने कहा भी रोहतक चुनाव लड़ ले। चुनाव लड़ने की बात नहीं, चुनाव दिया, मैं यही कह रहा हूँ। उन्होंने कहा मुझे भाई, वही कह रहा हूँ, डांट गया, मैं नहीं लड़ूंगा। और क्या मतलब है, मैं नाट रहा, मतलब क्या? अगर दिलेरी होती, चलिए बेनीवाल जी, आपके अंतिम कमेंट रहेगा। रोहतक को लेकर तो कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कांग्रेस को लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा के सामने किसी को भी लेकर आए, दीपेंद्र जीतेंगे जरूर, जो कि हर बार बजरंग जी भी बार बार कहते हैं हर एक डिबेट में। बेनीवाल जी जी, जो चीज है, बार बार ये रोहतक की बात कर रहे हैं। एक बार बीजेपी से तो पूछे क्या वो रोहतक देने के लिए तैयार थी? ये तो एक बेवजह का एक बहाना बनाया हुआ है कि गठबंधन तोड़ते। असल में एंटी इनकम्बेंसी की वजह से इन्होंने सीएम चेंज किया था, और निश्चित तौर पर ये बार बार ये कह रहे थे कि हमने विकास किया है, और धरातल पर विकास की ऐसी कोई बात नहीं थी। और आज भी यही बात है कि जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला लगातार ये कहते थे कि विकास तो हुआ नहीं, हाँ देश को कर्जवान बना दिया, प्रदेश को कर्जवान बना दिया। 3.5 लाख करोड़ से ऊपर जो प्रदेश का कर्जा हो जाता है, वहां पर कोई धरातल पर कोई काम नहीं मिलता। भ्रष्टाचार की जो बात करते थे कि भ्रष्टाचार को हम रोक कर दिखाएंगे, और वो पूरी सरकार अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, और भ्रष्टाचार अगर कोई मंत्री करता है, कोई सांसद, कोई मंत्री करता है, कोई अधिकारी करता है, तो उस पर लगाम लगाने की बजाय उसके बारे में ये कहा जाए कि नहीं भ्रष्टाचार अधिकारियों ने किया है, मंत्री ने नहीं किया।
मान के चलेंगे कि जहाँ सरकार या उसके मंत्री अगर भ्रष्टाचारियों को बचाने का सहयोग करने लग जाए तो उससे जनता उम्मीद करना छोड़ देती है। जनता ने अपना फंड बनाया हुआ है। चलिए बहुत संक्षेप में नवीन जी से भी आखिरी कमेंट ले रहे हैं। नवीन जी बोले आप। वो ऐसा निष्पक्ष सरकार चाहते हैं कि जनता के बातों पर खरा उतरे। देखिए ज्योति जी, मैं यशपाल जी को सुन रहा था और यशपाल जी ने बड़ी विचित्र बात की कि जनता को समझा नहीं पा रहे, जनता को समझाओ। जनता को पता है कौन नहीं समझा पा रहा था? जनता को प्रधानमंत्री जी नहीं समझा पा रहे थे। जब 3 कानून वापस लिए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जनता को समझा नहीं पाए। उन्होंने तो एक तो ये समझिए कि जनता को ज्यादा समझाने की जरूरत आपको है। हम जनता आपको समझ चुकी है, आपको मानते थे पर आपको समझते नहीं थे, अब आपको समझ भी गए हैं। देखिए जब हम कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी, कई बार हम इन चीजों को बहुत जल्दी जल्दी कह के और इनकी गंभीरता तक नहीं पहुंच पाते हैं, पर जब हम महंगाई की बात करते हैं, जब हम रसोई की बात करते हैं, घर की रसोई किसी की कैसे चलती है या किसी की बेटी की शादी कैसे होती है, तो वो आज हरियाणा के हर परिवार की समस्या है महंगाई। सिलेंडर जब कोई लेके आता है तो जब वो पैसे देता है जेब से निकाल के 1200 रुपए, तब उसे समझ में आता है कि सिलेंडर कभी 400 का भी होता था। जब आप दूसरी चीजें लेने जाते हो, पढ़ाई की चीजें लेने जाते हो, कोई भी चीजें लेने जाते हो, जब घर से आदमी निकलता है उसको बड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था का बेड़ा गर्क किया है, ठीक आप कह लीजिए, आप 1000 चीजें कहिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर ये सच्चाई है और ये हरियाणा की जनता जानती है और देख भी रही है कि पिछले 10 साल में शिक्षा का स्तर हरियाणा में, शिक्षा के जो मंदिर हैं, जो स्कूल हमारे हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर आपकी सरकार निरंतर फेल रही है। नए अध्यापकों की आपने कोई भर्ती नहीं करी। बस 10 सेकंड ज्योति जी। और जो गरीब आदमी का बच्चा है, क्या उसको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या उस व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उसका बच्चा भी अच्छा अफसर बन सके, IAS ऑफिसर बन सके? आप ऐसी दुर्दशा क्यों कर रहे हो गरीब लोगों की कि वो अपने बच्चों को ना पढ़ा पाए? तो हम तो यही गुजारिश करते हैं। चलिए ये मुद्दे लेकर तो आप लोग कई बार मैदान में आ चुके हैं हरियाणा में, कभी दाव नहीं लगा आप लोगों का। इस बार देखना जनता सुनेगी या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम चुनावी तैयारियों को लेकर कर रहे थे। सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं और सबके जीत के दावे हैं। हालांकि चुनाव करीब हैं, जनता किसे वोट देती है, किसे पसंद करती है, किसे जीत दिलाती है, ये भी देखना बेहद अहम रहने वाला है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।